सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संग जिनू मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग किंग ऑफ द जायंट लेजिया को हराते हुए जापान के एस रैंक डंजन को क्लियर कर देता है। अब लेजिया को हराने के बाद जिनू काफी सारा एक्सपी गेन करता है, इतना सारा कि सिस्टम को काउंट करने में दिक्कत हो जाता है। पर जिनू थोड़ा सैड था क्योंकि वो लेजिया को अपना शैडो सोल्जर नहीं बना पाया। फिर भी वो लेजिया के इसेंस स्टोन से खुद को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है और हम देखते हैं जिनू अब 122 लेवल में पहुंच गया है। अब जायंट के खत्म होने का खबर आग की तरह फैलता है। दुनिया भर में सोशल मीडिया एक्साइटमेंट जल उठता है और हर जगह नए नेशनल लेवल हंटर का चर्चा होने लगता है। एक जायंट जो ओवरसीज भाग गया था उसे चाइना के लियू जीग्यांग ने कुछ भी करने से पहले खत्म कर देता है। पर जापान में एक अलग ही तूफान चल रहा था। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोतो खुद को सरेंडर कर लेता है। वो कुछ खास वजह तो नहीं बताता, लेकिन लोगों को लगा कि वो अपने किए की पछतावा करने का कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं जिनू उस गेट से बाहर निकलता है। उसका सोच खुद के डिसीजन पे अटका हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या उसने जायंट किंग को मार के सही किया। अगर उसको जिंदा छोड़ देते तो वो बड़ी तबाही बन सकता था। जिनू को अपने फैसले से पछतावा तो नहीं होता, लेकिन उस फैसले का वजन वो अभी भी महसूस कर रहा था। अब तो उसे पहले से भी ज्यादा पता था उसे और भी ताकतवर बनना होगा। अब गेट क्लियर होने के बाद बैटलफील्ड एकदम शांत था। जिनू के आसपास अब काफी सारे जायंट शैडो सोल्जर आ चुके थे। वहाँ मौजूद सोल्जर उन शैडो सोल्जर को देख के काफी सरप्राइज थे। वो आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ये पहली बार देखा था, तो वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब जिनहो उन्हें देख के काफी प्राउड फील करता है कि वो जिनू के साथ खड़ा है। तभी हानेकावा जिनहो के पास आती है। जिनहो को लगा कि वो जिनू के लिए आई है, लेकिन वो जिनहो के लिए एक फोन कॉल लेके आई थी। जिनहो जैसे फोन उठाता है उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो कुछ भी हुआ था वो अच्छा नहीं था। जिनहो फिर जिनू से माफी मांगता है और बताता है कि उसे तुरंत कोरिया लौटना पड़ेगा। उसके परिवार में कुछ हुआ है। फिर बिना किसी सवाल के वो उसे लेने आया हेलीकॉप्टर में बैठता है और कोरिया के लिए निकल जाता है। रास्ते में जिनू के दिमाग में काफी सारे सवाल आने लगते हैं। उसका माँ काफी घबराई हुई थी। अब जिनू एक अजीब सा डर महसूस करने लगता है। कुछ तो गलत हुआ था, वो फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाने का कोशिश करता है कि शायद कुछ नहीं हुआ होगा। जिनू कोरिया पहुंचते ही सेक्रेटरी किम जिनहो को कार से पिक करके हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में वो जिनहो को मेंटली प्रिपेयर होने को कहता है क्योंकि हालत कुछ अच्छा नहीं था। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, सेक्रेटरी किम फाइनली सच बताता है कि प्रेसिडेंट यू म्यूंग हांग जिनहो का पिता इटरनल स्लंबर की वजह से हमेशा के लिए कोमा में चले गए हैं। जिनहो को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, पर जैसे ही उसे सारा बातें क्लियर होता है जिनहो दर्द में रो पड़ता है। वो अपने पिता को बुलाता है और उनके पास जाने लगता है, पर सेक्रेटरी किम उसे रोक लेते हैं और बताता है कि जिनहो एक नए हंटर होने के कारण वो अपना माना को अच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसे उनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका शरीर से निकला हुआ माना से उसके पिता का वीक बॉडी को नुकसान हो सकता था। मजबूरी में जिनहो पीछे हट जाता है। तब सेक्रेटरी किम जिनहो को एक ब्लैक लेदर फाइल देते हैं। जिनहो पूछता है कि ये क्या है, तो सेक्रेटरी बताते हैं कि ये प्रेसिडेंट यू का फाइल है जिसपे वो काम कर रहे थे। जिनहो उस फाइल को लेता है और ओपन करता है, पर जैसे ही वो उस फाइल को खोलता है उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उस फाइल के अंदर सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल थे जिसमें जिनहो का खबरें छपी थी। हर एक छोटी खबरें, गॉसिप आर्टिकल, लोकल रिपोर्ट्स जिन्हें कोई और नोटिस भी नहीं कर रहा था। जिनहो के पापा ने हर एक चीज को संभाल के रखा था। तभी सेक्रेटरी किम बताते हैं प्रेसिडेंट यू का जिनहो का तरफ ठंडा बर्ताव, कभी भी प्यार का कमी नहीं था, बल्कि वो जिनहो से काफी एक्सपेक्टेशन रखते थे और उसको उतना ही प्यार करते थे। फिर सेक्रेटरी किम जिनहो को थोड़ा वक्त देते हैं और उसे वापस घर चलने को कहते हैं। जिनहो अपना चेहरा पोंछता है और वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चल रहे होते हैं, जिनहो अचानक रुक जाता है। उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो आसपास देखता है, लेकिन किसी को ना देखने के कारण वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जिनू अंधेरे से बाहर निकलता है। जिन्होंने जो फील किया था वो था संग जिनू। अब जिनू खुद से कहता है, जिनहो तू तो मेरा दिल तोड़ रहा है। जिनू पूरे वक्त उनका साथ था और उसने सारे बातें सुन ली थी और उस मोमेंट में उसके अंदर कुछ बदल जाता है। पहले तो वो वहाँ कंफ्यूजन में आया था कि उसे जिन्हो के पापा के साथ क्या करना है, लेकिन अब उसका मन क्लियर हो चुका था। वो अपना इन्वेंट्री में हाथ डालकर एक बोतल निकालता है, एक जार ऑफ लाइफ। तभी बाहर एक कार रुकता है। जिन्ही जो जिन्हो की बहन है वो कार से बाहर निकलती है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। पर जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचती है उसके कदम धीमे हो जाते हैं। तभी उसके पास एक आदमी गुजरता है, संग जिनू, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। वो जल्दी से प्रेसिडेंट यून के कमरे में जाती है, पर अंदर जाते ही वहाँ का नजारा देख के वो काफी सरप्राइज हो जाती है। प्रेसिडेंट यून जाग चुके थे। अब जिन्हें की आंखें भर जाते हैं। प्रेसिडेंट भी काफी शौक में थे। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो इटरनल स्लंबर से जाग गए। अब डॉक्टर भी काफी
सरप्राइज हो जाते हैं कि कोई बंदा इटरनल स्लंबर से उठ गया, ये तो एक मिरेकल हो गया था। अब रूम इमोशन से भर जाता है और संग जिनो चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो एक हल्का सा स्माइल करता है और धीमे आवाज में कहता है, थोड़ा जल्दी ही सही पर हैप्पी बर्थडे जिन्हो। अब इसी बीच समुंदर के उस पार मैरीलैंड में यूएस गवर्नमेंट एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। ये सेलिब्रेशन उन हंटर्स के लिए होता है जिन्होंने स्टेट में स्पन हुआ एस रैंक गेट को क्लियर किया था। अंदर का माहौल काफी रिलैक्स था। तभी हम देखते वही हंटर जो जिन्हो के ऊपर बेट लगा रहे थे, वो आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक बड़ा आदमी एक हवाई शर्ट में अंदर आता है। सभी बातचीत एक पल के लिए रुक जाता है और सब लोग उसी बंदे की तरफ मुड़ जाते हैं। वो था थॉमस आंद्रे। वो उन्हें जिन्हो के ऊपर लगाया बेट के बारे में बताता है कि एक ने अपना घर, दूसरे ने अपना याच दाव पे लगाया था और आंद्रे बेट जीत चुका है। वो तीसरा बंदा से पूछता है कि उसने क्या दाव पे लगाया था। तीसरा बंदा काफी नर्वस होकर बताता है कि उसने कुछ भी दाव पे नहीं लगाया था। अब ये सुन के थॉमस आंद्रे मुस्कुराता है। वो उस बंदे की तरफ झुकता है और कैजुअली उससे उसका टाइम मांग लेता है। जब माहौल थोड़ा शांत होता है तभी थॉमस की असिस्टेंट लौरा रूम में आ जाती है। वो थॉमस को इन्फॉर्म करती है कि इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जो गिल्ड्स पार्टिसिपेट करेंगे उनका लिस्ट आ चुका है। उनमें से एक गिल्ड था कोरिया का आजिन गिल्ड। थॉमस एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि उसके लिए ये नाम थोड़ा नया था। तभी लौरा बताती है कि ये वही गिल्ड है जिसका प्रेसिडेंट संग जिनो है। अब संग जिनो का नाम सुनते ही आंद्रे काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर अब अमेरिका आने वाला है। दुनिया एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा था। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे जहां दुनिया के सबसे पावरफुल गिल्ड एक ही छत के नीचे आने वाले थे। लेकिन इस बड़े इवेंट के सिर्फ कुछ दिन पहले अमेरिका में एक काफी बड़ा घटना होता है। एक हेलीकॉप्टर डिसेंड करता है एक बड़े से लग्जरी हाउस के आगे। घर के अंदर से क्रिस्टोफर रीड जो एक नेशनल लेवल हंटर है वो बाहर आता है। हंटर कमांड सेंटर के वाइस डायरेक्टर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। उनके साथ नॉर्मा सेलर भी थी और वो थोड़ा टेंस लग रही थी। उन्हें अचानक देख के रीड थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसे किसी विजिट के बारे में आज के लिए कुछ बताया नहीं गया था, फिर भी वो उन्हें अंदर बुलाता है। अब अपने कूल वॉइस में कहता है कि अगर वो किसी नए एस रैंक गेट के बारे में आए हैं तो ये उनका टाइम वेस्ट करना होगा। उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वाइस डायरेक्टर अपना सर हिलाते हुए कहता है ये किसी गेट से भी अर्जेंट मैटर है। अब आगे क्रिस्टोफर उन्हें एक प्राइवेट रूम में ले जाता है जहाँ कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। वो खुद कंफर्टेबल होकर बैठता है और पूछता है कि असल में बात क्या है। फिर नॉर्मा सेलर उसके सामने बैठती है। वो एक नरम वॉइस से कहती है कि उसने एक विजन देखा जिसमें क्रिस्टोफर का जान को खतरा है, वो जल्दी ही मरने वाला था। अब ये सुनते ही क्रिस्टोफर गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपना टीकअप जोर से टेबल में पटकता है और एकदम लो और सीरियस वॉइस में सेलर को कहता है कि वो ग्रेटफुल है उन सब चीजों के लिए जो सेलर ने उसके लिए किया है। लेकिन सेलर उससे इतना भी क्लोज नहीं थी कि वो उससे ऐसे मजाक कर सके। क्रिस्टोफर सेलर को याद दिलाता है कि वो किससे बात कर रही है। प्रेशर के बावजूद मिस्टर सेलर हिलती तक नहीं। वो एक पल के लिए अपनी आंख बंद करती है, उस विजन को याद करती है। फिर वो शांत लहजे में बताती है कि उसने रिसेंटली एक सपना देखा था जहाँ क्रिस्टोफर कुछ आदमियों से घिरा हुआ था और एक भारी खतरा उसके आसपास महसूस हो रहा था। ये कोई धुंधला फीलिंग्स नहीं था, एक क्लियर विजन था। लेकिन अब क्रिस्टोफर का पैशन टूटने लगता है। उसे ये समझ के गुस्सा आता है कि सेलर इतना दूर सिर्फ एक बकवास करने के लिए आई है। फिर वो एकदम गुस्से से एक बड़े आवाज में सेलर से पूछता है क्या सेलर सीरियसली सोचती है कि क्रिस्टोफर एक नेशनल लेवल हंटर को कोई इंसान मार सकता है। पर सेलर बताती है कि वो क्रिस्टोफर का डेस्टिनी है जो बदला नहीं जा सकता, पर उसका पास एक छोटा सा उम्मीद बचा हुआ है। कोई बंदा है जो क्रिस्टोफर को बचा सकता है। इस बात पे अब क्रिस्टोफर हंस पड़ता है। वो सेलर से पूछता है क्या वो सच में सोचती है कि दुनिया में कोई है जो एक नेशनल लेवल हंटर को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कॉन्फिडेंटली उस बात को मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं करता जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मिस सेलर उसका बातों पे असहमति जताते हुए एकदम धीमे आवाज में कहती है एक हंटर है जिसका नाम है संग जिनो जो क्रिस्टोफर को बचा सकता है। अब ये सुन के क्रिस्टोफर एकदम शांत हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन में एक हल्की सी अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। मिस सेलर चुपचाप वहाँ से उठ के चली जाती है, पर क्रिस्टोफर के मन में एक डाउट रह जाता है। अब उस रात क्रिस्टोफर के घर का माहौल थोड़ा हैवी होता है। घर में हद से भी ज्यादा शांति होता है। बाहर से कुछ चीजों का आवाज नहीं आ रहा था जो थोड़ा सरप्राइजिंग बात था। क्रिस्टोफर अचानक से उठता है और उसे कुछ महसूस होने लगता है, कुछ डरावना जिसने उसे जगाया था। वो अपना रोब पहनता है और बस हॉलवे की तरफ निकल पड़ता है, पर हॉलवे भी काफी ज्यादा शांत था जिससे क्रिस्टोफर थोड़ा सस्पियस हो जाता है और टेबल से एक ग्लास उठा के वो जमीन में फेंक देता है। ग्लास टूट जाता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। इससे वो श्योर हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके शरीर में सरसराहट सा होने लगता है और उसके दिमाग में मिसेस सेलर की वार्निंग घूमने लगता है। क्रिस्टोफर को अब उनका बातें समझ में आता है क्योंकि वो अब फील कर पा रहा था कुछ पावरफुल उसका आसपास ही था। तभी क्रिस्टोफर एक सफेद बाल वाला आदमी हलवे का दूसरा तरफ देखता है। उसने अपने दोनों हाथ पीठ पीछे करे हुए थे और वो हल्का सा स्माइल कर रहा था। अब क्रिस्टोफर अचानक से फील करता है कि दो और आदमी उसके पीछे चुपचाप खड़े हैं। बिना मुड़े वो उनसे कहता है कि सामने आए, लेकिन वो सफेद बाल वाला आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। थोड़ा ऊपर देखता है और मॉन्स्टर की भाषा में कहता है
अगर फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ इंसानों के साथ चलता रहा तो कोई इंसान नहीं बचेगा। अब ये सुन के क्रिस्टोफर का माथा सिकुड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और वो उस सफेद बालों वाले से पूछता है कि वो कह क्या रहा है। पर वो सफेद बालों वाला बंदा क्रिस्टोफर को चुपचाप रहने को कहता है। वो कहता है कि वो क्रिस्टोफर से बात नहीं कर रहा, वो किसी ऊपर वाले से बात कर रहा है जो क्रिस्टोफर से जुड़ा हुआ है। ये सुन के क्रिस्टोफर काफी गुस्सा हो जाता है। उसके चारों ओर आग जलन लगते हैं। उसका फॉर्म कम्प्लीटली बदल जाता है। क्रिस्टोफर उनसे कहता है आज वो उनमें से एक को तो जरूर मारेगा। अब जो दो आदमी उसके पीछे थे वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि कैसे एक ह्यूमन स्पिरिचुअलाइजेशन कर सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर रुकता नहीं। वो सीधा उस सफेद बाल वाले आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। आग की लहरें पूरे मेंशन में फैल जाती है और हर चीज जल के राख होने लगता है, जिससे पूरा महल कांप उठता है। उसके बाद क्या हुआ किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो तबाही हुआ वो क्लियर दिखाई दे रहा था। अब इस बीच जापान में जिनों का आखिरी दिन होता है। वो एक स्लिक ब्लैक कार में बैठे एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। सड़कों पे हजारों लोग जमा हुए होते हैं सिर्फ उस आदमी के एक झलक पाने के लिए जिसने उनका शहर को बचाया था। लोगों की इतनी बड़ी भीड़ देख के बेरू जिनू को सजेस्ट करता है कि जिनू को एक किंग की तरह हाथ हिला के उन्हें ग्रीट करना चाहिए, लेकिन जिनू बेरू के बात को मना कर देता है। उसे अटेंशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिनू अब एयरपोर्ट पहुंचता है, ऑफिशियल्स को छोटे से गुड बाय करता है और अपने फ्लाइट में बोर्ड कर जाता है। पर जब वो अपनी सीट में बैठता है, एक जाना पहचाना चेहरा वो अपने बाजू में देखता है, एडम व्हाइट, फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से। अब जिनू सोचता है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर एक प्लान किया हुआ विजिट। एडम जिन्नू को बताता है कि दिस इज ए प्लान विजिट। फिर जिन्नू उसे शांत लहजे में ग्रीट करता है और पूछता है कि उसे अब जिन्नू से क्या काम है। एडम जानता था कि बिना बताए इसे आना बाउंड्रीज क्रॉस करना है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि उसे जिन्नू से कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है। जिन्नू का दिमाग तुरंत वर्स्ट के सिनेरियो पे चला जाता है। वो पूछता है कि यूएस रैंक गेट को कंटेन नहीं कर पाया। तो एडम जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि गेट हैंडल हो गया है। पर एडम उससे भी अर्जेंट मैटर के लिए जिन्नू के पास आया है। एडम बिना टाइम वेस्ट किए अपना लैपटॉप निकालता है और एक वीडियो फाइल ओपन करता है। स्क्रीन पे दिखता है घना काला धुआं आसमान में उड़ रहा होता है, जैसे कि कोई मैसिव वाइल्ड फायर हो। फ्लेम्स वायलेंटली ब्लेज कर रहे होते हैं। फायर फाइटर्स पैनिक में सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जिन्नू की आंखें नैरो होते जाता है। वो फुटेज ध्यान से देखता है और पूछता है कि वो क्या देख रहा है। एडम बताता है ये डिस्ट्रक्शन क्रिस्टोफर रीड ने किया था। 1800 फायर फाइटर्स और 14 हायर टायर हंटर्स डिप्लॉय होने के बावजूद भी इस आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिन्नू एडम से पूछता है क्रिस्टोफर का क्या हुआ। एडम जिन्नू को क्रिस्टोफर का जला हुआ बॉडी दिखाते हुए कहता है जब तक हम वहां पहुंचे क्रिस्टोफर ऑलरेडी मर चुका था। फिर एडम अपना कोट के अंदर से एक फोटो निकाल के जिन्नू को दिखाते हुए कहता है शायद यही आदमी है जो क्रिस्टोफर का मौत के पीछे है। जिन्नू फोटो देखता है और एकदम से रुक जाता है। वो फोटो था उसका पापा का और बिना किसी वार्निंग के अपना रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करता है और एडम को हवा में उठा लेता है। एडम अब दर्द में तड़पने लगता है और जिन्नू के डार्क गेज के सामने पूरी तरह बेहाल हो जाता है। जिन्नू एक ठंडे लहजे में एडम से कहता है अगर ये कोई मजाक है तो आज एडम उस प्लेन से जिंदा नहीं जाएगा। पर एडम पैनिक में जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि ये आदमी एक डंजन से बाहर आया था। शायद वो नहीं है जो जिन्नू सोच रहा है। एडम के दम घुट रहा था। फिर भी वो जिन्नू को कहता है उस आदमी का एनर्जी हंटर का नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वो बताता है कि कुछ महीने पहले हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर्स में जो एक्सप्लोजन हुआ था वो भी इसी आदमी का काम था। तभी जिन्नू धीरे से एडम को छोड़ देता है। वो अभी भी काफी शौक में था। एडम अब अपना सांसें संभालते हुए कहता है कि उस आदमी ने ऑलरेडी एक एस रैंक हंटर को अटैक कर चुका है और तब से वो लापता है। वो एक्नॉलेज करता है कि इस बात का इमोशनल इम्पैक्ट जिन्नू के ऊपर क्या हो सकता है, लेकिन सब क्लूज उसी फोटो के आदमी की तरफ पॉइंट कर रहे थे। जिन्नू अब जिसका एक्सप्रेशन अब ब्लैंक हो चुका था एडम से पूछता है कि ये सारी बातें एडम जिन्नू को क्यों बता रहा है। एडम कहता है अपकमिंग इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में यूएस ब्यूरो जिन्नू के पापा के खिलाफ एक रेड नोटिस इशू करने वाला है। अब तक ये इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन अब सब कुछ पब्लिक होने वाला है और जिन्नू को रिस्पेक्ट के रूप वो चाहते थे कि जिन्नू को सबसे पहले ये बातें बताया जाए। आगे वो कहता है उस हंटर एसोसिएशन ने एक नेशनल लेवल हंटर को खो दिया। अब वो फुल फोर्स से जिन्नू को पापा के लिए जाने वाले है। जिन्नू अब कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप बैठा होता है क्योंकि उसका पिता जो 10 साल से मिसिंग थे वो वापस आ गए थे। एडम अपने सीने के दर्द के बावजूद एक साइलेंट रिस्पेक्ट महसूस करता है। टेलीकिनेसिस एक हायर टायर मैजिक हंटर्स यूज करते हैं, लेकिन जिन्नू ने जो किया था वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का था। ये वो पावर था जो सिर्फ एक नेशनल लेवल हंटर ही यूज कर सकता था। एडम के दिमाग में अब कोई डाउट नहीं था कि संग जिन्नू एक नेशनल लेवल हंटर है। अब इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के चक्कर में जो एंटिसिपेशन था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यूएस हंटर एसोसिएशन जल्दी ही पार्टिसिपेटिंग गिल्ड की ऑफिशियल लिस्ट रिलीज कर देता है और उनमें से एक गिल्ड का नाम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था, कोरिया का आजिन गिल्ड। अब
दुनिया भर में डिस्कशन शुरू हो जाता है। लोगों के पास एक ही सवाल था कि एक ऐसा गिल्ड जिसमें सिर्फ एक ही हाई रैंक हंटर है, अमेरिका ने उस गिल्ड को क्यों बुलाया? लेकिन मैसेज क्लियर था, वो एक हंटर उन सब गिल्ड के हंटर से ज्यादा कीमती था जिनके पास मल्टीपल टॉप क्लास हंटर थे। कॉन्फ्रेंस जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे जिनू ग्लोबल अटेंशन का फोकल पॉइंट बन गया था और इस चीज का पहला असर कोरियन हंटर एसोसिएशन तक पहुंच चुका था। हम देखते हैं चीफ ओ जिनचुल प्रेसिडेंट गो के ऑफिस में एक अर्जेंट रिपोर्ट लेकर आते हैं। वो गो को बताते हैं कि चाइना ने जिनू के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किए हैं, जिसे सुन के प्रेसिडेंट वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्लियरली पजल्ड। वो समझ नहीं पाते कि चाइना जिनू के पीछे क्यों पड़ा है, जब जिनू पहले ही बता चुका है कि वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होगा और कोरिया भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिनचुल क्लैरिफाई करता है कि ये रिक्वेस्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि खुद चाइना का 7 स्टार हंटर लिu जियांग ने किया है। अब इससे प्रेसिडेंट और भी शौक हो जाते हैं कि लिu जियांग जैसे कैलिबर के आदमी जिनू पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। आगे जिनचुल बताता है शायद लिu के उस जायंट के बैटल से जुड़ा हुआ है। जब उसने सुना कि जिन्होंने जापान के सारे जायंट को अकेले ही मिटा दिया तो जिन्नू के कैपेबिलिटीज के बारे में क्यूरियस हो गया होगा। प्रेसिडेंट गो मुस्कुराते हुए जिनचुल से कहते हैं कि उन्हें जिन्नू के बारे में सिर्फ सरफेस इंफॉर्मेशन ही दे, अंदर का कुछ बात ना बताए। अब इसी बीच इस स्कैवेंजर गिल्ड में माहौल अब भारी हो गया था। कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज से हो रही थी। लौरा थॉमस आंद्रे के ऑफिस में अपडेट लेकर आती है कि जिन्नू अगले दिन अमेरिका आने वाला है। थॉमस अपना कैलेंडर देख रहा होता है, तभी दरवाजा खुलता है। जिसे थॉमस ने बुलाया था वो आ गया था, हुआंग दोंगसुक। थॉमस आगे बढ़ता है और उसके पास जाता है और उसे वार्निंग देता है, कुछ भी हो संग जिनो को हाथ मत लगाना। अभी सुन के हुआंग दोंगसुक का चेहरा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे जिनू से अपना भाई का बदला लेना था। थॉमस उसे देखता है और कहता है कि उसे जिनू और दोंगसुक के बारे में क्या चल रहा है वो सब कुछ मालूम है। वो दोंगसुक को समझाता है कि जो भी हुआ वो सब पास में है, उसे अब सारे बातें भूल देना चाहिए। दोंगसुक प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है पर थॉमस उंगली उठाकर उसे चुप करा देता है। थॉमस की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से दोंगसुक तुरंत चुप हो जाता है। लौरा दूर से ये सब देख रही होती है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दोंगसुक जैसे आदमी को इसे कमान दे सकते थे। थॉमस दोंगसुक के कंधे पे हाथ रखते हुए फिर से दोहराता है, जिन्हों से कोई कांटेक्ट नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अब कॉन्फ्रेंस के दौरान दोंगसुक को एक क्वेश्चन से हटाने के लिए थॉमस सजेस्ट करता है कि वो एक वैकेशन पे जाए गिल्ड के रिसोर्ट में। एक्शन से काफी अब थोड़ी देर सोचने के बाद दोंगसुक अपना जबड़े को टाइट करते हुए सिर हिलाता है, फिर वो ऑफिस से निकल जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी लौरा फील करती है कि दोंगसुक अपना जिद ऐसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वो थॉमस से पूछती है क्या उसे इतना आसानी से जाने देना ठीक होगा। थॉमस बिना हेजिटेशन के जवाब देता है दोंगसुक पीछे हटने वाला में से नहीं है, इसलिए लौरा को उसे क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जब तक जिन्हों देश छोड़ के नहीं चला जाता तो अगले दिन देख नहीं पाएगा। अब आखिरकार वो दिन आता है, दुनिया के सबसे पावरफुल गिल्ड के टॉप हंटर्स यूएस में लैंड करते हैं। माहौल एक्साइटमेंट से भर जाता है। अब आगे हम देखते हैं लेनार्ड नॉर्मन, जर्मनी का टॉप हंटर और रिक्टर गिल्ड का गिल्ड मास्टर एयरपोर्ट में लैंड करता है। रिपोर्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैमरा नॉन स्टॉप फ्लैश करने लगता है। लेनार्ड ये सब देख के अपना वाइस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसका वाइस गिल्ड मास्टर बताता है कि वो सारे रिपोर्टर्स यहाँ उस कोरियन हंटर के लिए आए हैं, इसके बारे में सब बात कर रहे हैं। लेनार्ड की आंखें क्राउड को स्कैन करती है और फाइनली वो देखता है संग जिनू भीड़ के बीच में था। ये देख लेना डिसाइड करता है कि ये सही मौका होगा संग जिनू से इंट्रोडक्शन करने का। वो अपना कोट ठीक करते हुए कॉन्फिडेंट के साथ एक स्टेप आगे बढ़ता है, पर तभी वो बिना किसी वार्निंग के अचानक से रुक जाता है। ये देख उसका वाइस गिल्ड मास्टर सरप्राइज होते हुए पूछता है कि लेनार्ड ऐसे रुक क्यों गया, आखिर में चल क्या रहा है। पर लेनार्ड अभी भी काफी शौक में था। वो धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है कि जिनू अपने शैडो आर्मी को किसी और डायमेंशन से सामन नहीं करता, वो उनको हमेशा अपने साथ लिए घूमता है। और हम देखते हैं जिन्हों के सारे शैडो सोल्जर दूसरे लोगों के शैडोज में छुपे हुए होते हैं। अब लेनार्ड समझ जाता है कि जिनू कोई हंटर नहीं बल्कि वो एक किंग है। अब जिनू भी नोटिस कर लेता है ये कि कोई उसका तरफ देख रहा है। वो लेनार्ड को देखता है, जिसे देख जिनू से पूछता है कि क्या उसने किसी जाना पहचाने वाले को देखा। तो जिनू कहता है कि कोई बंदा उसे देख रहा था। ये सुन के जिनू हंसते हुए मजाक करता है कि शायद वो जिनू का फैन होगा। तभी वहाँ एडम व्हाइट यूएस हंटर ब्यूरो का टीम के साथ आ जाता है। वो ग्रुप को वेलकम करता है, प्लेजेंटरी जल्दी से निपटाता है। जिनू और जिनचुल को उनके कमरे तक लेके जाए, पर वो जिनू को कोई अलग मामले के लिए रुकने को कहता है। ये देख कोरियन हंटर का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। जिनू पूछता है कि क्या ये फिर से उसके पिता के बारे में है। एडम बताता है कि इस बार नहीं, क्योंकि थ्रेट या डेंजर का मामला नहीं है। ब्यूरो जिनू का काफी रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए उनके पास जिनू के लिए कुछ है। अब वो दोनों कार में बैठते हैं। एडम जिनू को यूएस में चल रहे इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। क्रिस्टोफर रीड की मौत जो अभी तक पब्लिक से छुपा हुआ है, ब्यूरो की इज्जत में एक बड़ा काला
डब्बा छोड़ गया है, इसलिए वो अब उसकी जगह लेने वाले कोई ढूंढ रहे हैं। ये सुन के जीनू पूछता है क्या जीनू भी उस कैंडिडेट में से एक है, तो एडम सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ। फिर एडम बिना देर किए सेंटर कंसोल एक्टिव करता है और एक होलोग्राम के थ्रू जीनू को कामिस का कॉर्प्स और उसके शरीर से निकला एक रून स्टोन को दिखाते हुए उनका ओरिजिन और कामिस के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताने लगता है। और वो कहता है कि वो लोग अब इस रून स्टोन के लिए एक नए ओनर को ढूंढ रहे हैं और जीनू से पूछता है कि उसका क्या ख्याल है, पर जीनू उसका बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है और सीधे एडम को होलोग्राम रिवाइंड करने को कहता है। फिर जीनू कामिस के कॉर्प्स को थोड़ी देर तक देखने के बाद एडम से पूछता है कि क्या कामिस का कॉर्प्स अभी तक सही सलामत है। एडम झिझकते हुए जीनू को हाँ कहता है। तभी जीनू एडम से कहता है कि उसे उस कॉर्प्स को देखना है, तो एडम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और जीनू को बताता है कि उसे भी कॉर्प्स के लोकेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं और कहता है कि ये हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। पर जीनू एडम को याद दिलाता है उसने अब तक ब्यूरो को कितना हेल्प किया है, तो उसके बदले में एक काफी छोटी मांग है। एडम अपना हायर अप से कांटेक्ट करता है और जल्द ही उनके कार हंटर कमांड सेंटर पहुंच जाता है। जीनू के आने की खबर डायरेक्टर डेविड बर्नन तक पहुंच जाता है। वो काफी सरप्राइज होते हुए एडम से पूछते हैं क्या जीनू ने रून स्टोन के बारे में कुछ पूछा, पर एडम बताता है कि जीनू ने रून स्टोन को तो देखा तक नहीं, जिसे डेविड और भी शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि रून स्टोन से ज्यादा जीनू का कॉर्प्स को इतना बड़ा क्यों है। अब डेविड डेप्यूटी डायरेक्टर को भी ये बात बताता है जिसे डायरेक्टर भी कुछ समझ नहीं पाते, पर फिर डेविड डेप्यूटी को जीनू का पावर और उसका समझ के बारे में बताता है। तब जाके उन्हें समझ में आता है कि जीनू कामिस को अपना समन बनाना चाहता है। ये सोच कर तो डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो सरप्राइज हो जाते हैं कि कोई कैसे कामिस जैसे बीस्ट को कंट्रोल करने का सोच भी सकता है। पर डेप्यूटी को फिर समझ में आता है कि अगर वो जीनू को इस रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं तो ये चीज उनका नाजुक डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ सकता है, खासकर क्रिस्टोफर की मौत के बाद जब सारा कंट्री अभी काफी वल्नरेबल है। अब डेविड थोड़ा देर सोचने के बाद जीनू का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर वो जीनू को खुद से ही कामिस के चैम्बर तक ले जाने का फैसला करते हैं। अब डेप्यूटी, डेविड, एडम, जीनू और कुछ लोग एलिवेटर से नीचे कमांड सेंटर के हेवीली रिस्ट्रिक्टेड सब लेवल्स में जाते हैं। अंडरग्राउंड फ्लोर पर डेविड एक लंबा कॉरिडोर को इशारा करता है जहाँ एक काफी बड़ा आर्मोर्ड डोर था। जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं जीनू हवा में ठंडक सा फील करता है। जीनू को लगता है कि जैसे मैजिकल एनर्जी उसके शरीर में घुस रहे हैं। एक बार के लिए जीनू सोचता है कि अगर कामिस उसका शैडो सोल्जर बन गया तो क्या होगा। अब दरवाजा खुलता है और जीनू देखता है कि एक विशाल चैम्बर में कोल व्हाइट लाइट के नीचे कामिस का कॉर्प्स छुपा पड़ा था। उसका स्केल्स मरे हुए थे, फिर भी हल्की से चमक रहे थे, जैसे कि अभी भी उसका ताकत खत्म नहीं हुआ हो। फिर डेविड बताता है कि कामिस का कॉर्प्स रेड के बाद बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व रखा गया है, पर जीनू उस पर ध्यान नहीं देता। वो आगे बढ़ता है और बाकी लोगों को पीछे हटने को कहता है। अब सारे लोग पीछे हट जाते हैं और जीनू कामिस के आगे खड़ा होता है और अपना हाथ उठा के कहता है और राइज। अब डार्क एनर्जी लिक्विड स्मोक की तरह ड्रैगन के शरीर की ओर बढ़ने लगते हैं और अचानक से रुक जाते हैं। फिर जीनू को एक नोटिफिकेशन आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन हैज बीन फेल्ड। पर जीनू चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास अभी भी 2 चांस बाकी थे। फिर वो अपने आप को काम और फोकस रखते हुए फिर से कहता है और राइज। एक कहते ही एक जोरदार दहाड़ से पूरा चैम्बर हिल जाता है। कामिस का शरीर हिलने लगता है, उसके नसों में इमेंस पावर फिर से दौड़ने लगते हैं, अंदर के सारे लाइट्स टूट जाते हैं और हम देखते हैं फाइनली कामिस का शैडो खड़ा हो जाता है। वो चारों ओर देखता है, फिर वो जीनू को देखता है और वो जीनू से कहता है क्या तुमने मुझे समन किया, शैडो ऑफ मोनार्क। ये देख के बाकी लोग काफी डर जाते हैं। एडम डिसबिलीफ में थम जाता है, डेविड का सांस रुक जाता है और बाकी लोग वो पीछे हट जाते हैं। फिर कामिस जीनू के पीछे खड़े उन लोगों को देखता है और अगले ही पल चैम्बर पूरे अंधेरा हो जाता है। कामिस उन लोग को देखते हुए कहता है कि वो सारे ह्यूमंस को खत्म कर डालेगा। फिर वो जोर से दहाड़ मारता है और अपना ड्रैगन ब्रेथ से उन लोगों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी जीनू कामिस से कहता है इनफ और वो बताता है कि कामिस के सर से मैजिक स्टोन कब का हट चुका है, तो अब उसे रूलर्स के ऑर्डर को फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के एडम समझ नहीं पाता कि जीनू सच में मोस्टर का भाषा बोल सकता है। डेप्यूटी भी हैरान हो जाते हैं कि कामिस जो इंसानियत का सबसे बड़ा नाइटमेयर था वो अब जीनू के सामने शांत खड़ा था। कामिस अब शांत हो जाता है। वो जीनू के आगे झुक के कहता है कि पहले वो किंग ऑफ ड्रैगन के सेवक था, पर अब वो जीनू का अपना राजा स्वीकार करता है। ये देख जीनू धीरे से कामिस के पास जाता है, उसका मुंह में हाथ रखता है और उसे पूछता है कि कामिस ने सच में किंग ऑफ ड्रैगन को सब किया था। कामिस हाँ कहते हुए जीनू को बताता है कि उसने सच में किंग ऑफ मैड ड्रैगन मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को सब किया था। जीनू उसका बातों का वजन को महसूस करता है और कामिस के अंदर अभी भी जो तेज गुस्सा था उससे हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि समन होने के बावजूद भी कामिस में इतना इंडिपेंडेंट विल कैसे बना हुआ है। तभी जीनू के दिमाग में सिस्टम का एक बात हिट करता है, 9 मोनार्क। जीनू को समझ में आता है कि किंग ऑफ द डेड शैडो मोनार्क, किंग ऑफ द जायंट्स मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग और अब किंग ऑफ द ड्रैगन्स
मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सब 9 मोनाक मसे होंगे। इसके बारे में सिस्टम ने उसको बताया था, पर एक खुलासा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अचानक से काम इसका शरीर टूटने लगता है। वो अपना आखिरी आवाज में जिन को बाय कहता है और वो बताता है कि इतना टाइम से अब इसमें अटके रहने की वजह से उसका मैजिक अब खत्म हो चुका है। इन 8 साल ने अब उसका सारा ताकत छीन ली है। ये देख जिन्हों की आंखें डिसबिलीफ में बड़ा हो जाता है। शहर मोनाक होने के बावजूद भी वो टाइम के आगे काफी कमजोर था। वो डेस्परेट आवाज में सिस्टम से मदद मांगता है, पर सिस्टम चुपचाप था। अब आगे का में जिन्हों को कहता है कि कैसे उसे शैडो सोल्जर से जेलस फील होता है, जो जिन्हों के सामने हमेशा रह सकते हैं। और फिर वो जिन्हों को एक वार्निंग देता है कि 4 इंसान ऐसे हैं जो रूलर्स का पावर को बोरो कर चुके हैं, तो जिन्हों को उनसे सावधान रहना होगा। अब जिन्हों चुपचाप कामिस को देखता है। मदद के बिना कामिस धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन हैज बीन फेल। फिर जिन्हों डायरेक्टर से माफी मांगते हुए कहता है यहाँ जितना भी नुकसान हुआ उसका भरपाई वो खुद करेगा। ये कह के वो रूम से बाहर निकल जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो पास के दीवार में अपना हाथ रखता है और वो सारा बिल्डिंग कांप जाता है। अब आगे जिन्हों जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है तभी वहाँ जिंजुल आ जाता है और वो जिन्हों को बताता है कि वो कब से उससे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। फिर वो जिन्हों से पूछता है कि क्या उसने जिन्हों को देखा। ये सुन के जिन्हों को कुछ समझ नहीं आता और वो जिंजुल को एक्सप्लेन करने को कहता है। फिर जिंजुल बताता है कि जिन्हों कुछ घंटे से गायब है। उसने कहा कि उसको संग जिन्हों ने मैसेज करके हंटर ब्यूरो में बुलाया है। ये सुन के जिन्हों अब काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो बताता है कि उसने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा और वो अभी अभी ब्यूरो से ही आ रहा है, पर जिन्हों वहाँ नहीं था। फिर एडम भी कंफर्म करता है कि ब्यूरो का विजिटर लॉग में जिन्हों का नाम नहीं है। जिंजुल अब सीरियस हो जाता है। फिर उसका दिमाग में कुछ हिट होता है कि 2 घंटे पहले स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर जिन्हों को लेने आया था। हवा में टेंशन घूम जाता है। एडम तुरंत अपना फोन निकालता है और स्कैवेंजर गिल्ड को कॉल करता है। लौरा कॉल उठाती है और जैसे ही एडम पूरा मैटर बताता है, लौरा का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसका टोन बदल जाता है और पूछती है क्या जिन्हों को ये बात पता है। एडम कहता है अभी तक तो नहीं, वो लोग बस जिन्हों को ढूंढ रहे हैं। अब लौरा को कुछ सुनने का जरूरत नहीं था। वो एडम को कहती है कि वो लोग इमीडिएटली जिन्हों को ढूंढने में लग जाएंगे। अब एडम कॉल कट करता है और पीछे मुड़ता है, लेकिन तब तक जिन्हों वहाँ से गायब हो चुका था। आगे हम देखते हैं जिन्हों बिल्डिंग के ऊपर से जिन्हों को ढूंढने लगता है। उसका अंदर गिल्ट और गुस्सा दोनों भर चुका था। वो खुद को दोष देने लगता है कि उसने जिन्हों के साथ कोई गार्ड नहीं भेजा। उसे जिन्हा वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और एक और बार हिस्ट्री रिपीट होते हुए दिखाई देता है। बिना किसी देरी के वो अपना हाथ उठाता है, अपना आर्मी को समन करता है और पूरी आर्मी को जिन्हों को ढूंढने में लगा देता है। शैडो सोल्जर पूरे शहर में फैल जाते हैं और जिन्हों को ढूंढने लगते हैं। जिन्हों भी अब एक काफी बड़ा बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके पूरा शहर को स्कैन करने लगता है। वो एक एक इंसान को देखने लगता है, लेकिन जिन्हों का अता पता नहीं था। पर जिन्हों के दिमाग में एक नाम खूब खटक रहा था, स्कैवेंजर गिल्ड और डोंग सुक। डोंगसू वो आदमी था जिसने शायद पहले से ही प्लान बना रखा था। वो जिन्हों और जिन्हों से सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसका भाई का मौत कैसे हुआ। जिन्हों को जिंजुल का पुराना वार्निंग याद आने लगता है, लेकिन जिन्हों ने उस वक्त जो भी किया था उसे कोई पछतावा नहीं था। लेकिन उसे अब इस बात का रिग्रेट होने लगता है कि उसने जिन्हों को अकेला छोड़ा। अब वही दूसरी तरफ स्कैवेंजर गिल्ड का एज की पूरा पैनिक में था। थॉमस आंद्रे काफी फ्रस्ट्रेशन में था कि डोंगसू के दिमाग में चल क्या रहा है। एक एस रैंक होने के बाद उसे क्लियरली पता था कि जिन्हों का अगेंस्ट जाने का रिजल्ट क्या हो सकता था। तभी थॉमस समझ जाता है कि असल में डोंगसू चाहता है कि थॉमस आंद्रे उसे बचाए। वो तुरंत लौरा को कॉल करता है। लौरा बताती है कि हंटर ब्यूरो ने 3 ऐसी जगह पता लगाया है जहां डोंगसू हो सकता है। थॉमस बिना सोचे सारा स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर को वहां जाने का ऑर्डर देता है। गिल्ड का हर एक मेंबर और आखिर में खुद थॉमस आंद्रे वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फोन काटने से पहले थॉमस लौरा से पूछता है कि उसने हंटर ब्यूरो को इतना जल्दी कैसे मना लिया। तो लौरा कहती है कि उसने सच बताया। उसने ब्यूरो को कहा कि अगर डोंगसू नहीं मिला, थॉमस आंद्रे और जिन्हों का बीच एक बड़ा जंग छिड़ सकता। अब हंटर ब्यूरो में ये बात बम की तरह फटता है। एडम अपडेट देता है कि स्कैवेंजर गिल्ड ने अपना सारे रेड कैंसिल कर दिया है और पूरा गिल्ड एक्शन में उतर चुका है। ये सुन के डिप्यूटी डायरेक्टर का पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। वो काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर पूरा गिल्ड एक्शन में है तो इसका मतलब अब थॉमस आंद्रे खुद भी एक्शन में उतर चुका है। ये मैटर अब सिर्फ गिल्ड का मैटर नहीं था, ये अब पर्सनल हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं जिन्हों को डोंगसू एक पुराना फैक्ट्री में लेके आया है जहाँ जिन्हों पूरा खून पे लथपथ एकदम बुरी हालत में पड़ा था। तभी जिन्हों के आगे खड़े 2 बंदे में से एक डोंगसू से पूछता है क्या ये सब करना ठीक होगा। और हम देखते हैं डोंगसू को वो कोल्ड वॉइस में उस बंदे से कहता है कि सब अंडर कंट्रोल में है। पर उसके दिमाग में अभी भी थॉमस का वार्निंग घूम रहा था, जिन्हों को प्रोवोक मत करना। लेकिन डोंगसू का प्लान कभी भी जिन्हों को टारगेट करना नहीं था। वो सिर्फ जिन्हों को टारगेट कर रहा था कि उसे सिर्फ सच जानना था कि उसको भाई को किसने मारा। फिर डोंगसू जिन्हों का गाल में एक थप्पड़ मार के उसको उठाने का ट्राई करता है, पर जिन्हों का हाल इतना बुरा था कि वो रिएक्ट ही नहीं करता। अब फ्रस्ट्रेट होकर डोंगसू जिन्हों के चेस्ट
पे एक जोर का पंच करता है जिससे जिन्हो दर्द के मारे चिल्ला उठता है और उसका मुंह से खून निकलने लगता है। तभी फिर साइड से दूसरा बंदा कहता है कि जिन्हो काफी टफ है, अगर ये कोई नॉर्मल बंदा होता तो अब तक ये मर गया होता। अब दोंगसू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जिन्हो का बाल पकड़ता है और उसका सर एक दीवार पे ठोकने लगता है। फिर जिन्हो का पास आके कहता है वो जिन्हो को मरते दम तक मारेगा और फिर उसे हील करेगा और फिर से मारेगा। वो ये तब तक करेगा जब तक जिन्हो सारे बातें ना बता दे। ये जगह शहर से काफी दूर है तो जिन्हो कोई बचाने भी यहाँ नहीं आ सकता। पर इतना ट्रस्ट सहने के बाद भी जिन्हो डरता नहीं। वो अपना हाथ आगे करता है, अपना मिडिल फिंगर उठाता है और धीरे से दोंगसू को कहता है फक यू। देख गुस्से से दोंगसू का दिमाग फट जाता है। वो फिर से जिन्हो का सर को दीवार में दे मारता है और जिन्हो का हाल अब काफी बुरा हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तभी पीछे से वही वाला बंदा फिर से दोंगसू को ध्यान देने को कहता है। अगर जिन्हो मारा गया तो उन्हें काफी प्रॉब्लम हो सकता था, पर दोंगसू उसको कहता है कि अभी तो उसने शुरू ही नहीं किया। वो एक डरावना स्माइल देता है तो उसका मरा हुआ भाई की तरह लग रहा था। तभी फैक्ट्री के दरवाजे पे दोंगसू कुछ नोटिस करता है। वो देखता है एक हाईवॉक दरवाजे पे खड़ा था। ये देख दोंगसू को लगता है कि शायद कोई डंजन ब्रेक हुआ है, लेकिन वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। वो कोई अटैक नहीं कर रहा था और वो काफी डरा हुआ था। दोंगसू अब उस वॉक पे अटैक करने के लिए चार्ज करता है, पर इससे पहले उस वॉक को मारे एक गहरा आवाज फैक्ट्री में गूंज जाता है, एक्सचेंज।